पल्लव चालुक्य संघर्ष। छठी सदी से 8वीं सदी तक प्रायद्वीप भारत के राजनीतिक इतिहास का मुख्य आकर्षण है। कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के बीच प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष। इस संघर्ष में तीसरे दल के रूप में पांड्य भी उलझ गए थे, पर वे कमजोर थे और उनका राज्य तमिलनाडु और तिरुनेलवेली जिले में था। यद्यपि पल्लव और चालुक्य दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे और दोनों ने वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनुदान दिया, तथापि दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय संसाधनों को लेकर झगड़े हुए। दोनों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की। उत्तर मध्य काल में यह दोआब विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का कारण बन गया। बार बार पल्लव राजाओं ने तुंगभद्रा नदी पार करने की कोशिश की, जो नदी अनेक राज्यों और सुदूर दक्षिण के बीच प्राकृतिक ऐतिहासिक सीमा थी। यह संघर्ष कभी इस करवट कभी उस करवट करते लंबी अवधि तक चलता रहा। इस लंबे संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना परम प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 के शासनकाल में घटी। उसके बारे में जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और अतिरंजनों के बावजूद पुलकेशिन की जीवनी जानने का मूल्यवान स्रोत है। अभिलेख बताता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया और कर्नाटक के गंगवंशियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते वह पल्लव राजधानी के पास तक पहुंच गया, परंतु पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर उसके साथ संधि कर ली। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। यह दोआब वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई, जो वेंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगी। परंतु पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन का दूसरा हमला विफल रहा और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में कब्जा कर लिया। उस समय पल्लवों से युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय शायद मारा गया। नरसिंह वर्मन ने वातापी खोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की। कहा जाता है कि उसने चोलों, चेरों, पांड्यों और कलभ्रों को भी पराजित किया। 7वीं सदी के अंतिम भाग में इस संघर्ष में ठहराव सा आ गया, लेकिन 8वीं सदी के पूर्वार्ध में यह संघर्ष फिर जाग उठा। कहा जाता है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 745 ईस्वी ने कांची को 3 बार रौंदा। उसने 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह पराजित कर दिया। उसकी विजय ने सुदूर दक्षिण में पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यद्यपि वह राजवंश उसके बाद भी 100 वर्ष तक वर्धमान रहा, लेकिन चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक भोग नहीं पाए, क्योंकि 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। मंदिर यज्ञानुष्ठानों के अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। विष्णु और शिव तो और भी अधिक पूजित होने लगे। 7वीं सदी के वैष्णव प्रवर आलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को फैलाया, तो नायनार संतों ने शैव संप्रदाय को। इस प्रकार 7वीं सदी से लेकर दक्षिण भारत के लोगों के धार्मिक जीवन में भक्ति मार्ग प्रमुख हो गया तथा आलवारों और नायनारों ने इस मार्ग को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। पल्लव राजाओं ने 7वीं और 8वीं सदियों में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रस्तर मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रथ के रूप में 7 मंदिर, जो मद्रास से 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में पाए गए हैं। इनका निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मन ने कराया था, जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की। यह नगर अपने तट मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो किसी चट्टान को काटकर नहीं बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया है। इसके अतिरिक्त पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांची में भी ऐसे कई मंदिरों का निर्माण किया। 8वीं सदी में बना कैलाशनाथ मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। बादामी के चालुक्य राजाओं ने भी 610 ईस्वी और उसके बाद ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए। ऐहोल में तो मंदिरों की संख्या 70 तक पहुंच गई। मंदिर निर्माण का काम बगल के बादामी और पट्टडकल नगरों में भी जारी रहा। पट्टडकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर लगभग 680 ईस्वी और विरूपाक्ष मंदिर लगभग 740 ईस्वी। पहला मंदिर लंबाई में तो 30 मीटर है, पर उसका बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है और वह बौना व नीचा है।
दूसरा पूर्णतः दक्षिण की शैली में बना है और उसका शिखर बहुत ही ऊंचा, आयताकार और मंजिलों वाला है। उसकी दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजी हैं। यह ज्ञात नहीं है कि इन आरंभकालिक मंदिरों का रखरखाव कैसे होता था। 8वीं सदी के बाद से मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा दक्षिण भारत में खूब चल पड़ी और प्रायः भूमिदान दीवारों पर अभिलिखित कर दिए जाते थे। परंतु लगता है कि मंदिरों का निर्माण और अनुपोषण राजा द्वारा प्रजा से वसूले गए करों से होता था। कर्नाटक में कुछ मंदिर जैन व्यापारियों ने चालुक्यों के शासनकाल में बनवाए। यद्यपि आम लोग धान और ताड़ी चढ़ाकर अपने ग्राम देवताओं की पूजा किया करते थे, तथापि वे समाज में प्रतिष्ठा पाने और अपनी धार्मिक तृष्णा बुझाने के लिए इन मंदिरों में भी चढ़ावा समर्पित करते होंगे। किसानों पर कर भार। युद्ध के लिए, कला और साहित्य के विकास के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और प्रशासन तंत्र चलाने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती थी। कहना न होगा कि ये संसाधन किसानों को ही जुटाने पड़ते थे। कृषक समुदायों पर पड़े कर का भार स्वरूप पल्लव राजाओं में भी करीब करीब वैसा ही था जैसा वाकाटक राज्य में। भले ही वाकाटक राज्य विदर्भ और महाराष्ट्र में था, जबकि पल्लव राज्य दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु में। उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था तथा गुड़, मदिरा जैसी वस्तु निकालने के लिए ताड़ आदि पेड़ों से रस निकलवा सकता था। बेशक गांव की सारी खाने और छिपे खजाने राजा के होते थे। इसके अलावा फूल और दूध तथा लकड़ी और घास बिना मूल्य देने के लिए गांव वाले बाध्य होते थे। उन्हें बोझा भी ढोना पड़ता था। राजा को विष्ट अर्थात बेगार का अधिकार था। जब कभी राजा के अधिकारी कर वसूल करने या अपराधियों को सजा देने के लिए गांवों में पहुंचते थे या सैनिक अभियान के क्रम में गांव से होकर गुजरते थे, तब गांव के लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था। उन्हें गाड़ियों के लिए बैल, सोने के लिए खाट, रसोई बनाने के लिए ईंधन, चूल्हा और बर्तन तथा सेवा के लिए चाकर देने पड़ते थे। लगानों की इस पूरी सूची से प्रकट होता है कि राजा किसानों से उसके श्रम और उपज का बड़ा भाग लगान के तौर पर वसूल लेता था। इनमें से अधिकांश लगान 4वीं सदी से ब्राह्मणों को दी जाने वाली 18 प्रकार की छूटों में शामिल है। बाद में तो किसानों पर और भी कई तरह के लगान थोपे जाने लगे। ग्रामीण विस्तार। गांव के लोगों पर राजा द्वारा लगाए गए इतने सारे लगान इस बात के द्योतक हैं कि किसानों में इनके चुकाने की क्षमता अवश्य रही होगी। जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि न हुई हो, तब तक इनकी वसूली संभव न होती। इसी काल में हमें विंध्य पार क्षेत्रों में नए नए राज्य खड़े हुए दिखाई देते हैं। हर एक राज्य के अधीन कई सामंती राज्य थे, जो एक बड़े राज्य के तहत छोटे राज्य की तरह चलते थे। ऐसे हर राज्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, खुदसर हो या सामंत, अपनी सेना चाहिए, अपनी कर व्यवस्था चाहिए, अपना प्रशासन तंत्र चाहिए और काफ़ी संख्या में पुरोहित और अन्य समर्थक वर्ग चाहिए। इसके लिए हर राज्य को संसाधन की आवश्यकता थी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही प्राप्त हो सकता था। अतः ग्रामीण आबादी के विस्तार या मौजूदा गांवों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुए बिना नए नए राज्यों का उद्भव नहीं हो सकता था। लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों को भूमि दी गई और जनजातीय किसानों ने पशुपालन की उपयोगिता और खेती के उन्नत तरीके उन ब्राह्मणों से सीखे। कुछ इलाकों में जनशक्ति की कमी थी। ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को चलाते रहने के उद्देश्य से कुछ बटाईदार और बुनकर लोग भी ब्राह्मणों के जिम्मे लगा दिए गए, जैसा कि एक आरंभिक पल्लव अनुदान पत्र से मालूम होता है। इसीलिए खेती के नए तरीके फैलाने और ग्रामीण आबादी को बढ़ाने में ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं: उर, सभा और नगरम। उर गांव सबसे अधिक प्रचलित था, जिनमें किसान जातियों के लोग बसते थे और भूमि पर उन लोगों का शायद सामुदायिक स्वत्व होता था। ऐसे गांव में ग्राम प्रधान का कर्तव्य होता था कि गांव वालों से कर की वसूली करके उनकी ओर से चुकाए। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते थे। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार गांव आते थे। अग्रहार गांवों में भूमि पर तो दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वत्व होता था, पर उनके कामकाज सामूहिक होते थे। नगरम कोटि का गांव वह होता था जहां व्यापारियों और वणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का दबदबा रहता था। ऐसे गांव संभवतः इसलिए बसे क्योंकि व्यापार में गिरावट आई और वणिक लोग गांवों की ओर चल पड़े। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। कुल मिलाकर 300 से 750 ईस्वी की अवधि में हम ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण संगठन और भूमि के अच्छे उपयोग की अच्छी झलक पाते हैं।
सामाजिक ढांचा। हम इस काल में विकसित सामाजिक ढांचे की स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। राजा लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का दावा करते थे, जबकि उनमें कई स्थानीय जातियों के सरदार थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने दान पाकर द्वितीय वर्ण का दर्जा दे दिया था। पुरोहितों ने उन राजाओं की प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां गढ़ी और उनका मूल प्राचीन सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ा। इस तरह नए शासकों ने प्रजा की नज़र में राजा के रूप में अपनी मान्यता और वैधता स्थापित की। पुरोहितों में अधिकांश ब्राह्मण ही थे, हालांकि जैन और बौद्ध भिक्षुओं को भी इसी में स्थान मिलना चाहिए। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमिदान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे, जो अनेकानेक कृषक जातियों में बंटे थे। इनमें अधिकांश जातियां वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानी जाती थीं। यदि किसान या शिल्पी लोग उत्पादन कर्म में, सेवा कर्म में या दायित्व चुकाने में चूकते थे, तो इसे धर्म अर्थात परंपरागत सामान्य नियम से विचलन माना जाता था। ऐसी ही स्थिति को कलयुग कहा गया है। राजा का कर्तव्य होता था कि वह धर्म की रक्षा करे, अर्थात इस तरह की गड़बड़ी न होने दे और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे, जिससे राजाओं और पुरोहितों का कल्याण होता रहे। इसीलिए वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। पल्लव राज्य के वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन के विषय में कहा गया है कि कलयुग के दुर्गुणों से ग्रस्त धर्म का उन्होंने उद्धार किया। स्पष्टतः इसका इशारा कलब्र के विद्रोह की ओर है, जिसने पारंपरिक समाज व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था।